भारत का प्रधानमंत्री, बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसकी बेबसी को देखिए, क्योंकि सत्ता पे बैठने के बाद उसे पता चला कि इस देश का तंत्र कितना विदेशी ताकतों के साथ लिप्त है। सत्ता बदली है, अभी व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था के तार बड़े गहरे हैं। और यह बात आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि देश का सबसे ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के पीछे कितने करोड़ लोग हैं, वही ताकत होती है। वो अपने ऑफिस से निकल के जाते हैं। उन्होंने अनाउंस किया, पब्लिकली अनाउंस किया कि ये जो लाल किला है, जहां हर बार आप एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन देखते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे 15 अगस्त से पहले भी गया। अपनी कार से निकला प्रधानमंत्री निवास से और उसने एक ट्वीट किया। और ट्वीट क्या किया उसने? उसने कहा कि मैं 21 अक्टूबर को लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस की जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, जो उनकी चाहत थी कि लाल किले पे झंडा फहरे, और 21 अक्टूबर 1943 को उस संयुक्त भारत में आजादी की पहली घोषणा करने वाले सुभाष चंद्र की उस डेट को 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से निकल करके जब कार में बैठता है, एक ट्वीट करता है। वो ट्वीट आप लोग ढूंढ सकते हैं, कोई मिटाया नहीं गया। एक लाइन से पता चल सकता है कि भारत की व्यवस्था में, इस देश में करोड़ों गद्दार व्यवस्था में बैठे हुए लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। पूर्ण बहुमत से जीता हुआ प्रधानमंत्री, उसने लिखा कि मैं लाल किले पे झंडा फहराने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। आप सोचिए कि वो तंत्र कितना मजबूत था। विदेशों से लेके चारों तरफ, अभी आपने बीच में देखा होगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सनातन की खोई हुई उस असीमता को स्थापित कर रहा है, वो ताकतें कभी शाहीन बाग पे बैठती हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पे बैठती हैं। ये देश भर में जो व्यवस्था के अंदर लोग बैठे हुए थे, उनको उठाया जा रहा है, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन खुशी है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार में कौन बचा, कौन नहीं बचा, किस पार्टी से किसने टिकट लिया, यह महत्व नहीं है। उसको समझ में आ गया कि भारत के असली पुरुषार्थियों को अगर स्थापित कर दोगे तो यह समाज कायरों की पूजा करना बंद कर देगा। इसलिए अभी 2 महीने पहले आप घटनाओं को सिंबॉलिक देखते हैं, मैं घटनाओं को 1000 साल के लिए देखता हूं। ये जो इंडिया गेट है, आप किसी घटनाओं में नफा नुकसान देते हैं, क्योंकि हमको यह बता दिया गया है कि हमारी सारी समस्या पेट्रोल की कीमत है, प्याज की कीमत है। दुनिया में मैंने ऐसा समाज नहीं देखा जो प्याज और पेट्रोल की कीमत पर सत्ता बदलता हो। सॉरी, हम अपने आप को इतने हीन भावना से ग्रस्त हैं, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं, कि हम ये समझते हैं कि सारे जेंटलमैन टाई लगाते हैं। टाई लगाया हुआ आदमी सबसे ज्यादा मक्कार होता है। यह सिंबॉलिक है, उसको उसमें मत लीजिए। आपको बताया गया कि भारत बहुत बैकवर्ड है, भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है। यह कौन बता रहा है? जो 244 साल से दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र की दुनिया को ज्ञान देते हैं, बहुत आधुनिक है, बहुत तरक्की की है, सिलिकॉन वैली बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया। हमारे बड़े भाई आपके बीच में यहां आए हुए हैं अहमदाबाद से, अरुण पटेल जी अमेरिका में रहते हैं, आपके अहमदाबाद के हैं।
लेकिन जब तक ये अहमदाबाद का पानी न पी लें, इन्हें मजा नहीं आता अमेरिका में, बीच बीच में आ जाते हैं। वही अमेरिका आपको ज्ञान दे रहा है कि भारत की महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, अनाचार होता है, इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं है। 244 साल में उस अमेरिका ने जो महिलाओं की बराबरी की बात कर रहा है, एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि राष्ट्रपति किसी महिला को बना पाता। हमसे जेंडर जस्टिस की बात करने वाले लोग, इतनी लंबी हम कालखंड में गुलाम रहने के बाद भी हमारे देश में एक महिला ने 16 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। हमारे देश में एक महिला ने 5 साल तक राष्ट्रपति का पद संभाला। जो हमें जेंडर जस्टिस की ज्ञान दे रहे हैं, महिला के कपड़े उतार करके टेलीविजन पे उससे विज्ञापन कराना जेंडर जस्टिस नहीं है। महिला को शो बॉय की तरह बेचना यह जेंडर जस्टिस नहीं है। हम बहुत पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, हमने बहुत सारे काम नहीं किए। हमारा तुलनात्मक अध्ययन करना है तो भाई हम आज 1947 की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहां तो अहल्याबाई होलकर जब बहुत छोटी थी तब से राज संभाल लिया था, और उन्होंने राज भी चलाया और राष्ट्र भी चलाया। उनको शादी में जितने मुंह दिखाई मिले थे, यह आपको गौरव का भाव पैदा करेंगी ये घटनाएं। अहिल्याबाई होलकर को जितने पैसे अपनी मुंह दिखाई में मिले थे, उन पैसों का प्रयोग उत्तर प्रदेश में काशी के मंदिरों को ठीक कराने में लगाया। यह है हमारी संस्कृति। बहुत आधुनिक लोग हैं, आपके यहां से पॉपुलेशन के अनुपात में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। आप हर छोटी छोटी बात पे तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, वहां $3 बढ़ गई, आपको पता नहीं है। यहां इसलिए बढ़ गई कि यहां 80 करोड़ लोगों को कोविड में फ्री खाना भी खिलाना है। ये नहीं देखना चाहते आप। यहां कुछ लोगों को फ्री बिजली भी चाहिए, यहां 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए। अब होड़ लग गई है। जब आप उस बीमारी से बाहर निकल रहे हैं, एक फ्रॉड मैंने सुना है पंजाब में, उसने कहा हम हर परिवार को 1000 रुपए फ्री देंगे। उसने सनातनियों को बड़ा कमजोर समझा हुआ है। 1000 रुपए देकर के भारतीय महिला तुम्हें वोट देगी, जूता भी नहीं मारेगी। ये भेड़िए मैंने सुना है कि यहां भी आ गए हैं, यहां भी नए नए आपको जादू दे रहे हैं। मेरा राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, उस मानसिकता से है जो आपको 500 रुपए में 1000 रुपए में खरीदना चाहते हैं। जिस दिन बिकना हो, राष्ट्र के लिए बिकिएगा, किसी पार्टी के लिए मत बिकिएगा। इसलिए सत्ताओं पे बदलाव होने से क्या होता है? सत्ताओं पे बदलाव होने से अब तक सिर्फ हम यही समझते थे कि सिर्फ सत्ता अच्छी चली, सत्ता 5 साल तक चली। सत्ताएं इसलिए नहीं होती, सत्ताएं राष्ट्र बचाने के लिए होती हैं। इसलिए दुनिया में जितने देश हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी समय गुलाम रहे हैं, लेकिन वो देश इसलिए कमजोर नहीं होते कि उन्हें किसी ने गुलाम बनाया है। राष्ट्र वो गुलाम रहते हैं कि आजादी के बाद भी गुलामों का इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए गुलाम होते हैं। हम इतने दीनहीन, अपने स्वार्थों में लिप्त हो गए कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि आज हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमारे लिए एक नया जादू लाया गया 1976 में कि यह देश सेकुलर होना चाहिए। 1976 में भारत के प्रीएम्बल के अंदर सेकुलर शब्द लिख दिया गया, तब से हमें सेकुलर बताया गया। और सेकुलरिज्म की मिसाल क्या दी जाती है? काशी में एक इस्लामिक मुसलमान आतंकवादी, जिहादी और आक्रांता ने
बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित किया। बाबा विश्वनाथ की मूर्ति के सामने बैठा हुआ नंदी, जिसके सामने उस भगवान को होना चाहिए था, वहां पे कचरा लाके खड़ा कर दिया। हम ट्रांसफर माध्यम के माध्यम से आजाद तो हो गए, दिल्ली में सरकार बदलती रही, लेकिन हमारी हजारों साल की आस्था के केंद्रों के प्रति लोगों में उदासीनता थी। हमको जलील और ह्यूमिलेट करने के लिए यह पढ़ाया गया कि काशी में जिस औरंगजेब, उस जिहादी की परछाई जहां बाबा विश्वनाथ हैं, वहां मस्जिद नाम का एक कचरा खड़ा करके कहा गया यह मस्जिद ज्ञान व्यापी मस्जिद है। मस्जिद और ज्ञान दो अलग अलग बातें हैं। और कहा गया कि इस ज्ञान व्यापी मस्जिद ही भारत में सेकुलरिज्म का जीता जागता स्तंभ है। इसलिए मैंने कहा कि आप सरकार नहीं चुन रहे हैं मेरे भाई, आप सरकार नहीं चुन रहे हैं। 700 साल के बाद आप सरकार इसलिए चुन रहे हैं कि आपकी खोई हुई हजारों साल की पहचान आपको वापस मिल जाए। सरकार का काम यह नहीं है कि सरकार आपका मंदिर बनाए। समाज जब कमजोर होता है, स्वार्थों में लिप्त होता है, तो फिर उसके मंदिर टूटते हैं और वो कुछ नहीं बोलता है। आपको कम से कम गुजरातियों को गर्व होना चाहिए, 5.5 करोड़ गुजरातियों को। आपके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं देश में। आप बहुत बहादुर और ईमानदार लोग हैं। ये सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि किसी की शान में गुस्ताखी करनी है मुझे। जो गलती आपने 1947 में की थी, 2014 में उसका प्रायश्चित किया आपने, और अब यह प्रायश्चित रुकना नहीं चाहिए। आपके अंदर शिथिलता नहीं आनी चाहिए। हां, अगर कुछ भेड़िए आपके बीच में हैं, उन्हें बाहर निकाल के फेंक दीजिए। ऐसा नहीं है राष्ट्रवाद के नाम पर कोई आपको मूर्ख बना सकता है। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको चौराहे पे एक्सपोज कर दीजिए, क्योंकि आपको सत्ता में राष्ट्र बचाने वाली ताकतों को चुनना है, ना कि अपनी 5 गाड़ियां और फार्म हाउस बचाने वालों को चुनना है। ये साफ करिए। इसलिए उस मुहिम के बाद में हमने कहा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री इंडिया गेट के ऊपर, जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी, जिसने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी मूर्ति वहां से हटा दी गई। कुछ चाटुकारों ने इस बीच में इंदिरा गांधी की मूर्ति लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगी। उस मुहिम का फायदा यह हुआ, आज भी हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके कान में किसकी बात जाती है, लेकिन उसके कान में बात जाती जरूर है।